बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 42। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले मेगा डेवलपिंग स्टोरी, बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। कुछ डॉक्यूमेंट जो बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर हैं, दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में। जी हाँ, दो ख़वातीन जजेस, एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और एक उनकी बहुत ही सीनियर साथी जज साहबा के बारे में। हमें लाहौर के बारे में हमें लाहौर के कुछ वकला ने बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर डॉक्यूमेंट और मटेरियल मुहैया किया है, जो हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर दे दें कि हम ये बिल्कुल भी किसी को डिफेम करने के लिए नहीं कर रहे, किसी पर बिल्कुल भी हम कीचड़ उछालने के लिए नहीं कर रहे, किसी की इज्जत पर फ़र्क डालने के लिए नहीं कर रहे। हम किसी भी इसके अंदर जो फैक्ट हैं उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं दे रहे। जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लेम किया गया है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये इल्ज़ामात हैं और हमारे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित किया गया हो। तो हम फैक्ट्स के तौर पर नहीं रख रहे, ये क्लेम्स के तौर पर, इल्ज़ामात के तौर पर ये स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर हैं। तो चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। दो जजेस हैं, एक तो आप सब जानते हैं जस्टिस आलिया नीलम और उसके साथ जस्टिस अबर गुल। दोनों लाहौर हाई कोर्ट की जजेस हैं। जस्टिस आलिया नीलम तो वहाँ की चीफ जस्टिस हैं। उनके खिलाफ एक दस्तावेज़ हमें जो है वो मौसूल हुई है, जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये रेफरेंस है जो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया गया है। अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि जस्टिस अबर गुल वो जज साहबा हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूट करने में मदद की रियासत की। वो उस वक्त जज साहबा थी, याद कीजिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की, और बड़े ही लंबे लंबे रिमांड भी देती रहीं। और ये सारा जो जुल्म 9 मई के बाद हुआ उसके अंदर जस्टिस अबर गुल साहबा, उस वक्त वो हाई कोर्ट की जज नहीं थी, उनको बाद में जज बनाया गया, लेकिन उस वक्त वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी उसकी वो जज थी और उन्होंने सिस्टम को भरपूर तरीके से सर्व किया। शायद लोगों का तासर है कि उसी वजह से उन्हें बाद में हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो एक तो उनके बारे में है और एक जस्टिस आलिया नीलम, उनके बारे में भी तासर यही है कि वो नून लीग के भी बहुत करीब थी। आजकल तो उनकी मरियम नवाज़ से इख्तियारात की बिना पर कुछ लड़ाई चल रही है, उससे पहले वो नून लीग के बहुत करीब थी। और उसके साथ साथ उनके बारे में ये भी तासर है कि वो जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनके भी बहुत करीब हैं, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ टर्न उनको चीफ जस्टिस बनवाया था, नून ने भी और जनरल्स ने मिलकर। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों जजेस ने बहुत ही दिलो जान के साथ बहुत सारा जुल्म करके, बहुत सारे जो मजालम हो रहे हैं उन पर आंखें बंद करके, अपने ज़मीर को बंद करके इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए, या बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो हुकूमत कर रही है, जैसे कि 2200 लोगों को, 2200 लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाने के इल्ज़ामात हैं और लाहौर हाई कोर्ट उस पर मुकम्मल खामोश है। इसके अलावा भी 20 ऐसे काम हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट इंसाफ के लिए बोल सकती थी लेकिन खामोश रही। अब हमारे लिए हैरानी की बात है कि इन्हीं के ऊपर ऐसा रेफरेंस आया है कि अल अमान अल हफीज़, मतलब कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे इल्ज़ामात सर्विंग जजेस के ऊपर लगाए गए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही सीनियर वकला की तरफ से हमें रिसीव हुआ है और मैंने जैसे पहले कहा कि ये उनके इल्ज़ामात हैं। इन पर हम इन इल्ज़ामात की बाद में जब तहकीक होगी या नहीं होगी, ऑथेंटिसिटी क्या होगी, सच क्या होगा, झूठ क्या होगा, वो जो कुछ भी होगा आपके सामने रखेंगे। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो सबसे पहले चलते हैं ज़रा, इसमें जो अबर गुल साहबा हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उनकी जो डिग्री है LLB की वो जाली है, पंजाब यूनिवर्सिटी से फौज डिग्री है, ये इल्ज़ाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें से कुछ अभी साबित नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि एक रेफरेंस की शक्ल में जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये फाइल कर दिया गया। और साथ साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक रेफरेंस नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में शायद रेफरेंसेस जो हैं इनके खिलाफ इस वक्त फाइल हो रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो आला तरीन फोरम है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस जो हैं वो फाइल किए जाते हैं।
اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس ڈاکومنٹ میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی LLB کی پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری جعلی ہے, فورجڈ ہے, اور رزلٹ لیٹ اس کے اندر ڈکلیئر کیا گیا تاکہ جعل سازی کی جا سکے, اور RL مین رزلٹ لیٹ اس میں دکھایا گیا. انفیئر مینز کا کیس تھا جسے بعد میں تبدیل کر دیا گیا. تاریخ پیدائش اور نام کے ہجے بھی تبدیل کیے گئے, مطلب ان کی ڈیٹ آف برتھ کو بھی تبدیل کیا گیا, ان کے نام کے ہجے بھی تبدیل کیے گئے. کہنے کا مقصد یہاں پر لگ یہ رہا ہے, تاثر یہ نکل رہا ہے کہ کسی اور کی ڈگری, جیسے فار ایگزامپل اگر کسی ان کا نام ابر گل ہے تو کسی اور ان سے نام کے ملتے جلتے نام نے جو ڈگری کی ہوگی, ان کے نام کے ہجے بدل کے ان کی ڈگری جو ہے ان کے کھاتے میں ڈال دی گئی اور ان کو بھی ڈگری مل گئی. یہ تاثر مل رہا ہے اس الزام میں سے ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. بار وہ کہہ رہے ہیں کہ نام کے ہجے بھی تبدیل کیے گئے, اور الزام یہ لگایا گیا کہ فرنزک اور یونیورسٹی سے اس کا جو بھی مٹیریل ہے, یونیورسٹی کا ریکارڈ ہے, اس کی فرنزک ہونی چاہیے اور پوری تفتیش کروانی چاہیے کہ اس میں کیا چینجز کی گئیں. یہ پہلا الزام ان پر لگایا گیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ تیز ترین ترقی اور سینیورٹی کو نظر انداز کیا گیا. بتایا گیا کہ 1999 میں سول جج سے یہ شروع ہوئیں اور مارچ 2024 میں یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سینیورٹی لسٹ پر 121 کی جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں غالباً یہ 109ویں نمبر پر تھیں. لیکن ان کو تمام جو سینیورٹی کے رولز تھے, یہ کلیم کیا جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو سینیورٹی کے تمام تقاضے تھے یا جو وہاں پر SOPs تھے ان کو وائلیٹ کر کے انہیں 121 ججز میں سے یہ 109ویں نمبر پر تھیں اور انہیں اٹھا کر سب سے پہلے یا جو سب سے ایک دو لوگ پہلے بنے ان میں ان کو جج بنا دیا گیا. باقی تمام جو سینئر ترین ججز تھے ان کے اوپر انہیں فوقیت دی گئی, اور ان کو جولائی 2024 میں پہلی خاتون ایک تو رجسٹرار لگایا گیا اس سینیورٹی کو ہٹا کے. رجسٹرار جب لگایا گیا تب تو یہ ظاہر سیشن جج ہی ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کا, اور پھر مارچ 2025 میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جج بنا دیا گیا پچھلے سال, اور 2024 میں رجسٹرار کے طور پر ان کو وہاں پر لائے تھے. سینیورٹی میں 109ویں نمبر پر تھیں. بہت سے سینئر ججز جو تھے وہ ظاہر ہے ان کو سپرسیڈ کر دیا گیا, جیسے کہ مس جزیلہ اسلم اور شاہدہ سعید, ان کو نظر انداز کیا گیا. اور بھی نام ہیں وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ دو نام یہاں مینشن کیے گئے جو ان سے سینئر تھیں, اور ان کو نظر انداز کر کے ان کو پہلے جج بنا دیا گیا. اور یہاں سے دوبارہ ایک دفعہ تاثر یہی مل رہا ہے کہ جو خدمات انہوں نے دیں یہ سارا کچھ کرنے میں, جو اس پوری رجیم کے ظلم کے اندر ان کی خدمات تھیں, اس کے عوض انہیں جلدی جج بنایا گیا. یہ دوسرا الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں ان کے اوپر پھر کوڈ پرو کو کے الزامات بھی ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ان کے بھائی شہزاد غیاث گل جو ہے وہ DPO اٹک ہیں, اور انہوں نے مدد کی جسٹس شہزاد احمد خان کی بیٹی کے 2022 کے روڈ ایکسیڈنٹ, اور جس میں 2 لڑکوں کی موت ہو گئی تھی. اس کو یہ الزام ہے کہ اس کو دبانے کا کیس کو ان کے بھائی نے اس میں مدد کی, اور پولیس انویسٹیگیشن کو متاثر کیا, پوسٹ مارٹم رپورٹس غائب کیں, بیٹی کو 2025 میں بری کیا, اور اس بدلے میں ترقیاں ملیں. بھائی کو بعد میں اسلام آباد میں DIG انویسٹیگیشن بنایا گیا. یہ بھی الزام ہے ان کے بھائی پر اور ان کے اوپر, اسی ریفرنس کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. پھر آگے عدالتی نااہلی بطور ATC جج PTI کارکنوں کو لامحدود ان کے خلاف ریمانڈ دیے. نور الہی کیس کے اصول نظر انداز, فیصلے آؤٹ سورس کیے. کوئی اور فیصلے لکھتا تھا, ان کے ریسرچ آفیسرز پر فیصلے لکھنے کے لیے دباؤ ڈالے گئے. بنیادی قانونی غلطیاں جیسے کہ سیکرٹری ڈیفنس کے خلاف ریٹ نہ لکھنا یا کوئی اور چیزیں. اب یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا کیونکہ وکلا نے ان کے خلاف یہ ریفرنس کیا ہے. میں تو لا کو اس طرح سے نہیں جانتا, اس لیے میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا. آگے ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر ظلم, 400 سے زیادہ, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سینکڑوں پٹیشنز ان کے خلاف آ رہی ہیں. تو اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ وکٹم ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. سینکڑوں ججز ہیں, سینکڑوں جوڈیشری کے لوگ ہیں جو وکٹم ہیں ان کے غلط کاموں کے, ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زیادہ بے بنیاد انکوائریاں شروع کی, جیسے بینکنگ کوڈ اور واٹس ایپ میسیجز پر 13 خاتون ججز کے خلاف شاید کو کارروائیاں یا انکوائریاں رکوائی گئیں یا شروع کروائی گئیں. ایک خاتون جج کا اسقاط حمل ہوا,
ट्रांसफ़र वेडलॉक पॉलिसी को नज़रअंदाज किया गया। दूर दराज इलाकों में लोगों को पनिश करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए उनकी पोस्टिंग्स की गई, छुट्टियों में कमी की गई और इसके साथ साथ बहुत ही सख्त क़वाइदो ज़वाबित बनाकर लोगों को टारगेट किया गया। ये इन पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। फिर इनके ख़ानदानी स्कैंडल्स भी इसके अंदर लिखे गए हैं, जैसा कि इनके वालिद सरदार अली गुल खान करप्शन पर बरतरफ हुए थे, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया इसमें। शौहर अहमद नासिर अजीज़ विर्क करप्शन केस में मुअत्तल हुए थे, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया। भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुजरिम हैं, चोरी नशावर केसेस हैं। फुफ्फी शहनाज गुल 1970 में शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी के मशकूक कत्ल केस की मुलज़मा। सोसाइटी गर्ल किताब में स्मगलर कॉल गर्ल का जिक्र। ये इल्ज़ामात भी बहुत ही संगीन नवीयत के ये इल्ज़ामात जो हैं इनकी फैमिली से रिलेटेड भी इन पर लगाए जा रहे हैं। मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ कि हमें इन इल्ज़ामात की ऑथेंटिसिटी का बिल्कुल कुछ पता नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस क्लेम किया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फाइल कर दिया गया है, इसलिए हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहबा के ऊपर भी इसी तरह के बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जाली LLB डिग्री, पंजाब यूनिवर्सिटी से मुबैना फ़ौज डिग्री, रोल नंबर 2036, रिज़ल्ट लेट तस्दीक का मुतालबा। ये रिज़ल्ट लेट कह दिया, यहाँ पर ये RL लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल और नंबर के लिए 2036। इनकी भी तस्दीक का मुतालबा है कि इनकी ये तस्दीक की जाए कि इनकी ये डिग्री असल है या गलत है। इन पर भी पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की फ़ौज डिग्री के इल्ज़ामात इन पर लगाए गए। एक बहुत ही ज़ाती नोयत का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया। ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, ये अब बहुत ही ज़ाती नोयत के इल्ज़ामात हैं, इसलिए इसकी मज़ीद डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। उसके बाद गैर कानूनी दौलत, गरीब पस मंज़र होने के बावजूद हज़रो अटक्स के रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद दौलत जमा की। नैब FIA इन्वेस्टिगेशन का इनके ऊपर मुतालबा किया गया है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे वीडियो लिंक्स और दस्तावेज़ात साथ लगाई हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसी तरह से आपको ये भी जहन में रखिए कि आलिया नीलम पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और अबर गुल खान पहली खातून रजिस्ट्रार हैं जो ये बनी है। एक तरफ आप ये भी समझ सकते हैं कि इन्हें टारगेट भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इनके खिलाफ ये सारा कुछ एक आप बदयांती पर मबनी भी सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई राय नहीं रखते। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि जितनी इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खिदमत की है हमारे मिलिट्री जर्नल्स और मौजूदा सिस्टम की, जितना जुल्म ढाने में इन्होंने अपना कंधा पेश किया है, अपना जुडिशल कलम जो है, जो इनका पेन है, उसको इस्तेमाल किया है, जितने इन्होंने बुरे फैसले दिए हैं, जिस तरीके से इनके ज़मीर ने और इनकी जुडिशल आई जो थी वो बंद रही है, मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि इतना सख्त रेफरेंस, इतने संगीन इल्ज़ामात पर मबनी रेफरेंस इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हो गया है। ये पता नहीं अपने ही दाम में सयाद आ गया या ये जो मुकाफ़ात अमल जिसे कारमा कहते हैं ये वो शुरू हो गया, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ करते हैं ये ओनरशिप तो किसी की नहीं लेते। जिनको ये इस्तेमाल करते हैं अगर वो कभी भी आंखें दिखाएं तो उसके बाद उनको मलिया मेट करके रख देते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिए कि हाल ही में जो मरियम नवाज़ ने एक कानून बनाया था, जिस कानून के तहत उन्होंने बहुत सारे अदालती जो इख्तियारात थे वो वापस लेकर जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा माल, उनको दे दिए थे। मसलन कब्ज़ों को छुड़वाने के मामले, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के मामले जो पहले अदालतों के अंदर चलते थे, वो मरियम नवाज़ की हुकूमत ने काबीना से और असम्बली से कोई एक्ट वैक्ट पास करवा के उन इख्तियारात को अदालतों से लेके वो अपने महकमा माल को दे दिए थे कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के अंदर फैसले कर सकते हैं, जिस पर जो जस्टिस आलिया नीलम है वो बिल्कुल सीधी हो गई थी मरियम नवाज़ को। काफ़ी दिन इनकी लड़ाई रही। शुरू में मरियम नवाज़ ने बड़ा सख्त जवाब दिया था, जब पहले जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि ये क्या यहाँ बादशाही है कि आप अदालत के सारे इख्तियारात छीन लिए हैं, तो बदले में मरियम नवाज़ साहबा ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बहुत ही सख्त थी। उस स्टेटमेंट का लुबे लबाब ये था कि ये जो फैसला किया है जस्टिस आलिया नीलम ने हमारे इक़दामात को रिवर्स करने का, ये फैसला बेसिकली पुश्तपनाही है कब्ज़ा ग्रुप की। मतलब वो रस्सागीर कह दिया था उन्होंने एक किस्म का जस्टिस आलिया नीलम को। उन्होंने ये कहा था कि इससे ये तासर आता है कि अदालत पुश्तपनाही कर रही है
قبضہ گروپوں کی، قبضہ کرنے والے گروہوں کی، قبضہ مافیا کی. بہت ہی سنگین الزام تھا ایک سٹنگ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے چیف جسٹس کے اوپر. ویسے تو اب یہ فارم 47 کی ہی ہماری بہن چیف جسٹس بھی ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے ہی ہیں حالات ان کے. تو یہ بھی فارم 47 کی ہی آپ یہ کہیں کہ بینیفیشری ہیں. تو دونوں طرف فارم 47 کی یہ لڑائی ہوئی دونوں کے درمیان میں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو اس سارے تناظر میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں کڑیاں شاید وہاں بھی ملتی ہوں، اور جو لاڈلے بھائی ہیں باجی کے، جن میں کچھ سیکٹر کمانڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے یہ خدمات پیش نہ کی ہوں کہ ہماری ایک بہن کو دوسری بہن نے بہت تکلیف دی ہے، تو اب ایک بہن کے ساتھ مل کے دوسری بہن کے دامن کے اوپر کیچڑ اچالا جائے. تو آپ یہاں سوچتے ہوں گے یہ کیسے بھائی ہیں جو اس طرح کے الزام لگاتے ہیں؟ یہاں پر ایسے ہی بھائی ہیں. ان کا جب موقع نکل جاتا ہے تو انہی بہنوں کے یا انہی لوگوں کے بارے میں ایسے ایسے لچر اور گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں، ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. یہ ہمارے جرنلز کا پرانا کام ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، جس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں اس نے ضرور ایسا کچھ کام کیا ہوتا ہے جو انہیں پسند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اگلی خبر کی طرف موو کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈاکومنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس پر نمبر بھی لگ گیا ہے. یہ کلیم کیا جا رہا ہے، اگین ہمیں نہیں پتا اتھینٹسٹی کے جوڈیشل کمیشن میں یہ فائل ہو گیا، اس پر نمبر بھی لگ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پر کارروائی ہوتی ہے کہ نہیں، یا یہ محض الزامات ہیں، یا یہ سب کچھ مکمل ہی جھوٹ ہے، اس میں کچھ سچ نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اگر ہمیں دوسری طرف سے رابطہ کیا گیا، ہمارا جو رابطے کا ای میل ہے وہ ہم اکثر اپنی اسکرین پر دکھاتے رہتے ہیں، وہ ہے feedback.gill@gmail.com. اگر آپ ہمیں کوئی بھی فیڈ بیک بھیجنا چاہتے ہیں، وہ اس ای میل ایڈریس کے اوپر، یا کوئی بھی ہمیں اس کسی بھی سٹوری کو کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، جیسے جسٹس ابر گھل یا جسٹس عالیہ نیلم یا ان کے کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو، اس میں حقیقت کچھ اور ہے، ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ضرور بتائیں. ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہاں سے ہر صورت ایئر کریں گے. اب چلتے ہیں آگے. آپ کل سے پریشان ہوں گے، آپ میں سے کئی سوئے نہیں ہوں گے، مجھے پتا ہے اس بات کا. بھائی بہنوں کے لیے، بہنیں بہنوں کے لیے، مائیں بیٹیوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں. آپ میں سے کئی میری بہت ہی پیاری باجی کے لیے پریشان ہوں گے. آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ باجی نے اپنے بیٹے کے لیے یونیورسٹی تحفے میں دی. آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو باجی ہیں، آپ پتہ نہیں وہ کون سے والی باجی ہیں، یہ تو آپ نے حساب لگانا ہے. وہ جو باجی ہیں، انہوں نے، لوگ تو گاڑی دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو کہا جا جی لے سمرن اپنی زندگی. انہوں نے یونیورسٹی ہی پوری کی پوری گفٹ کر دی. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو رانا جی معاف کرنا، غلطی ماڑے سے ہو گئی. اب رانا جی اسی عالم کے اندر رانا صاحب ہوں گے. عالم مطلب میں فیلنگ، نام نہ سمجھ لیجئے گا کہیں کہ میں کوئی رانا عالم نامی کو نام لے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو عالم برپا ہے اس وقت، جو ماحول بنا ہوا ہے، اسی کے اندر وہ بھی بیچارے پھنسے ہوں گے جو جن کی 23 کینال کے قریب، 43 کینال کے قریب جو زمین ہے، 43 کینال کے قریب جن کی زمین جو ہے وہ لی گئی ہے. ٹوٹل شاید 80 سے 100 کینال زمین اس میں بنائی گئی ہے. یہ الزامات ہیں، دوبارہ سے ہم کہتے ہیں، یا کلیم کیے جا رہے ہیں. ذرائع سے حقیقت کیا ہے وہ آنے والے وقت میں سامنے آ جائے گی. لیکن اب جو آپ کو پریشانی تھی کہ باجی نے یونیورسٹی تو دے دی، یونیورسٹی بنے گی کیسے؟ اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا، تو آپ سب یہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا بھانجا تو بہت پریشان ہوگا. تو اب آپ کو یہ بتا دیں، اچھی خبر دے دیں، ایک اور ڈیولپمنٹ، کہ 2 ارب روپے کا لون، جی ہاں، قرضہ اپروو ہو گیا ہے آپ سب کے، ہمارے سب کے بھانجے کے لیے. اور اب یونیورسٹی تو پہلے ہی گفٹ دے دی باجی نے بیٹے کو، چارٹر کروا کے سب کچھ کر کے، اور اب 2 ارب کا لون بھی سکہ رائج الوقت کے حساب سے کروایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، دن دگنی رات چوگنی ترقی جو ہے وہ کریں. تو اب یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، اور قرضہ بھی اپروو ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ جو دونوں سٹوریز رکھی ہیں، ظاہر ہے اس کو ہم یہی کہیں گے کہ الزامات ہیں، فیکٹس وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے ہم نے پچھلے دن ایک خبر رکھی کہ جو مولانا عبد القادر آزاد، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بے نظیر محترمہ جو شہید ہو چکی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی سیاست کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سر پر قرآن رکھ کر یہ بات کہتا ہوں. یہ ہم آپ کو سنوا چکے ہیں انہی کی زبانی. اور اب ہم آپ کو کل تصویر بھی دکھائی تھی، بھول گئے کہ مولانا صاحب کے بہت ہی محترم صاحبزادے، میں نے تو ان کے پیچھے نماز بھی ایک دفعہ پڑھ رکھی ہے، بادشاہی مسجد کے امام ہیں، اور ڈاکٹر عبد الخبیر آزاد، جی ہاں، یہ 2003
जनवरी 15, 2003 में ये इमाम बने थे बादशाही मस्जिद के। और अब ये जब मरीम नवाज़ साहबा अभी हाल ही में जो इमाम और आइमा कराम को 25,000 रुपया फ़ीकस 70,000 उलमा को जो वजीफ़ा देना शुरू किया है, उसमें मरीम साहबा के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए हैं। जी हाँ, इनके वालिद मोहतरम का जो फतवा था कि औरत की हुक्मरानी नहीं हो सकती, उनका निकाह टूट गया, उनके साथ जो सियासत करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद हैं, जो साहबजादे हैं अब्दुल कादर, मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद के, वो साहबजादे जो हैं वो बिल्कुल पहलू में बैठे थे हमारी मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहबा के। और इसका मतलब यही है कि उनका फतवा मुख्तलिफ है। ये एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के बारे में और उनकी हुकूमत के बारे में क्या कहा था। बेनज़ीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। अगर वो तौबा नहीं करती तो कतई तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती और मुसलमान नहीं समझी जा सकती। अब जो शख्स उनको मुसलमान समझकर उनसे सियासी, समाजी, अदबी, इंतखाबी ताउन करेगा, वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान सर पर उठाकर कहता हूं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लिया आपने। अच्छा, अब आगे चलते हैं यहाँ से। मुझे कल कराची से हमारी एक बहुत ही मोहतरम बहन का फ़ोन मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि गिल साहब ये देखें, कराची में जब सुहेल अफरीदी आए हैं तो किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ आसानी से मामलात जो हैं वो हो रहे हैं और पब्लिक को निकलने का मौका मिला, जुल्म नहीं हुआ, गवर्नमेंट खुद गई है एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए। और आप ये जो बार बार सब कुछ जनरल्स पर डाल देते हैं और आप ये मरीम नवाज़ को बिल्कुल इसमें क्लीन चिट दे देते हैं, ये ना करें। ये लाहौर में जो कुछ हुआ ये मरीम नवाज़ ने किया, ये उन्होंने फीडबैक दी। और कुछ लोगों ने वीलॉग के नीचे कमेंट्स में भी यही लिखा था कि ये सब कुछ मरीम नवाज़ ने किया, आप उनको क्लीन चिट ना दें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कभी सख्त बुखार हो और वो बुखार किसी इन्फेक्शन की वजह से हो तो आपको छींकें भी आती हैं। अब ये जो बुखार है और छींकें, ये दोनों सिम्टम्स हैं। किसी डॉक्टर से पूछिएगा, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ लेकिन जितनी मेरी अकल काम करती है, ये दोनों सिम्टम्स हैं। असल वजह क्या है? असल वजह है जो इन्फेक्शन हुआ है। जब तक आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो बुखार भी लौटता रहेगा और छींकें भी आती रहेंगी। आप यही जो आपको इस टाइम लग रहा है कि देखें कराची में कुछ नहीं हो रहा, लाहौर में हुआ, तो अगर जर्नल्स की तो पहुंच लाहौर में भी है और कराची में भी है। अगर उन्होंने करना होता तो वो लाहौर में ही क्यों करते, वो कराची में भी करते। अगर कराची में नहीं हो रहा, सिंध में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि लाहौर में फिर मरीम नवाज़ और उनके साथियों ने किया, जर्नल्स ने नहीं किया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही माजरत, आपको इलाज करवाने की ज़रूरत है। अभी भी आपके अंदर एक छोटा सा चे मौजूद है। अब चे क्या होता है, इसके कॉपीराइट्स डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के पास हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने की ताब नहीं रखता, मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की ताब नहीं रखता। उसके लिए आपको, जैसे आपको पता होता है, माहिर अमराज़े चशम, आँखों के माहिर अमराज़े कलब, माहिर अमराज़े नाक, कान, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ये जो चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं। मेरे पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जर्नल्स यही चाहते थे कि आप सोचें, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो भरपूर कामयाब हुए। ये सब पपेट हैं, ये छींकें हैं बेचारी। मरीम नवाज़ हुई या बिलावल जरदारी हुए, ये छींकें हैं, और जिसको जब वो कहेंगे वो वैसी छींक मारेगा बेचारा। तो असल इन्फेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। इन्फेक्शन ऊपर बैठे हुए हमारे चंद जर्नल्स हैं। जो कुछ लाहौर में हुआ वो सरीहन उन्होंने करवाया। नून लीग कर सकती थी, लेकिन उसके जो अब आपको ऑप्टिक्स हैं वो डिफरेंट हमें नज़र आने थे। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जब आप सियासत और रियासत के मामलात को समझते हैं तो मेरी जो एक बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, दूसरे सहाफ़ियों या आपके सामने जो दोस्त व्लॉग्स रखते हैं उनसे मुख्तलिफ ये है कि मैंने दोनों साइड की दुनिया देख रखी है। मैं जर्नलिज़म को भी हैंडल करता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम मीडिया था, सारा दिन जर्नलिस्टों के साथ ही काम था। तो जर्नलिज़म को भी थोड़ा बहुत 19-20 चलें, ज़्यादा नहीं तो समझते हैं, और हुकूमती मामलात को भी समझते हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी हुकूमत के साथ सारी वारदातें करते हुए देखा, क्योंकि हमारे साथ वारदात ही होती रही। पता है कि किस तरीके से जर्नल्स जो हैं वो बारीक वारदातें अपने कर्नल और ब्रिगेडियर्स के थ्रू करवाते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखें लाहौर में भी वो करवा
करवा सकते थे, उन्होंने नहीं करवाया, ये मरियम ने वहाँ पर किया। और यहाँ बाजी मरियम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से से, आप कोई और ना समझ लीजिएगा, एक तो आप हंसना शुरू हो जाते हैं, गुस्से से अपना मुंह लाल कर सकती हैं। आप ऐसे ही समझ जाते हैं कि बाजी ने कुछ और कर लिया है, ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई इल्ज़ाम लगा देता है बाजी के ऊपर कि जी उन्होंने जाकर कोई ट्रीटमेंट करवा लिया है, ये कर लिया है, वो करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास एक स्टोरी है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने गल्ला गोरियां ते विच टोए, किसी ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी गाल जो पिचके हुए थे उनको उसके अंदर हवा तो नहीं भरवाई जाती, कोई वो टायर तो है नहीं गाड़ी का कि हवा भरवाएंगे, उसके अंदर लिक्विड फिल होता है जिन्हें फिलर्स कहते हैं। लेकिन मसला ये बन गया है कि इल्ज़ाम उन पर ये लग रहा है कि डॉक्टर साहबा जिन्होंने वो फिलिंग की है वो पैसे मांगती फिर रही हैं, और जो मरवत साहब हैं वो अपने टोए शोए, जैसे सड़क टूटी हुई हो और उसके ऊपर मरम्मत हो जाए तो अपने टोए शोए पूरे करवाने के बाद वो पतली गली निकल गए हैं और डॉक्टर साहबा ढूंढती फिर रही हैं।